गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एविन एकेडमी। आज की इस क्लास में हम एचसी वर्मा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं पहला जो अपने टॉपिक ऑलरेडी मैं ईएमआई तो अपलोड कर ही चुका हूं। सिंपल हार्मोनिक मोशन सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। इसके लिए बहुत ही इजीएस्ट वे में और फास्टेस्ट वे में मैं चैप्टर आपके लिए यहाँ पे रख रहा हूं। प्लीज इसको देखें और आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये रहा आज का पहला सवाल आपके सामने। डेटा आपको दिया हुआ है, देख सकते हो। द मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, आपको बताना है कौन सा मोशन होगा। नॉट सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक विथ एम्पलीट्यूड ए प्लस बी, simple harmonic with amplitude a plus b by 2 and simple harmonic with amplitude under root a square plus b square। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आप देख सकते हो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो दो बार डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन में ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर एक्स की जगह पे हमने ये वैल्यूज रख दी, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अब एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी होगा, साथ में आगे ओमेगा आ जाएगा। फिर कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी होता है, इसलिए आगे माइनस आ गया और एक ओमेगा भी आएगा। वापिस डिफरेंशिएशन करोगे, कॉस का होगा माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा एक और आगे आएगा तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी होगा और एक और ओमेगा आगे आएगा। यहाँ से आप माइनस कॉमन निकालो, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इन ब्रैकेट ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा। तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे x क्या लिख सकते हो, x। तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। दिस इज द कंडीशन ऑफ SHM। दिस इज व्हाट कंडीशन ऑफ SHM। चलो, तो यहाँ पे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है ही, तो ऑप्शन ए नहीं आएगा। हाँ, अब आपको एम्पलीट्यूड के लिए लिखना। तो एम्पलीट्यूड में यहाँ दो एम्पलीट्यूड है, एक ए और एक बी। तो इसका जो रिजल्टेंट निकालने की जो मेथड है, r इज इक्वल टू दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। ठीक है, बट ये दोनों एक x में ऑसिलेट कर रहा है, एक y में कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो पाई बाई 2 होगा। तो आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए क्या आएगा, फॉर अ बॉडी टू अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, this is the condition a is equal to minus kx, and therefore from the equation 1 and 2 it can be seen that the given body undergoes simple harmonic motion with amplitude k is equal to, या आप यहाँ पे r लिख दो। क्या लिख दो, r, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एम्पलीट्यूड है। तो r is equal to अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर आप ऑप्शन में देखते हो तो ऑप्शन में आपका जो आंसर है वो फोर ऑप्शन, simple harmonic motion with amplitude under root a square plus b square, this is the correct answer। I hope guys are you clearly understand। Let's move का डेटा आपके सामने आप देख सकते हो। Platoon of soldier marches on a road in a step according to the sound of a marching band। The band is stopped and the soldiers are ordered to break the step while crossing a bridge। Why? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो इसका थियरी तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले के टाइम में जब सोल्जर मार्चिंग करते हुए ये जो ने ब्रिज बनाते थे, तो ब्रिज बाम्बूस के जो ब्रिज होते उसके ऊपर वो जब मार्चिंग करते लेफ्ट राइट, तो इसकी वजह से ऐसा होता था कि जो ब्रिज है वो ब्रेक हो जाता था। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका स्टडी किया गया। तो स्टडी किया तो पता चला कि ये जो टूटने का रीजन है, दिस इज द मैकेनिकल रेजोनेंस। जब वो ब्रिज के ऊपर वो मार्चिंग करते हैं तो ब्रिज जो है इसका खुद का एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, और दूसरा जब वो लेफ्ट राइट करते हैं तो एक फोर्स लगाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट कर रहे हैं, तो एक फोर्स फ्रीक्वेंसी, ये दोनों मैच हो जाता है। दोनों क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज एंड ओमेगा इज द फोर्स फ्रीक्वेंसी, बोथ आर बिकम
इक्वल एंड ड्यू टू दैट व्हाट हैपन, एम्पलीट्यूड इज बिकम मैक्सिमम, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है तो इससे एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि जो ब्रीज है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वो ऑसिलेट करेगा। अगर ऑसिलेट करेगा ऐसे तो फिर बीच में से जो ब्रीज है वो टूट जाएगा, रस्सी वगैरह है वो टूट गया, तो फिर वो सब जो है सोल्जर्स मार्चिंग कर रहे हैं तो गिर जाएंगे, तो इससे बहुत सारा नुकसान होता था। तो इसकी वजह से ये जो है वो सिस्टम बंद करवा दी। यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्स ऑसिलेशन में ब्रेक द ब्रिज, क्यों बंद कराया, क्योंकि फोर्स ऑसिलेशन की वजह से जो ब्रिज है वो ब्रेक हो जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है, कैन पेंडुलम क्लॉक be used in an earth satellite? Can pendulum clock be used in a earth satellite? क्या पेंडुलम क्लॉक को हम अर्थ सैटेलाइट, जो हमारे अर्थ के अराउंड में हमारे सैटेलाइट घूम रहे, क्या हम इसमें यूज कर सकते हैं? तो आपको दिया है आंसर नो। अकॉर्डिंग टू रिलेशन, हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला जानते हैं, टी इक्वल टू 2π√L/g। अब जो भी सैटेलाइट घूम रहा है वहां पे ग्रेविटी जीरो होती है, ग्रेविटी जीरो है तो जी जीरो हो गया, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आप वहां पे इसका यूज नहीं कर सकते, मींस वो कोई टाइम ही नहीं दिखाए। The time period of the pendulum clock depends upon acceleration due to gravity। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे। As the Earth satellite is free falling body and g, its g effective acceleration due to gravity is zero at the satellite, the time period of the clock is infinite, so we cannot use pendulum in the satellite। I hope guys are you clearly understand. Let's move. Here you can see new data. The free end of simple pendulum is attached to the ceiling of box. The box is taken to a height and the pendulum is oscillated। एक बॉक्स है, इसके अंदर हमने इसकी जो सीलिंग है वहां पे हमने एक पेंडुलम हैंग किया। फ्री एंड ऑफ द सिंपल पेंडुलम अटैच टू द सीलिंग ऑफ द बॉक्स। द बॉक्स इज टेकन टू द हाइट एंड पेंडुलम इज ऑसिलेटेड। और बॉक्स को हम एक हाइट पे लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं, एक हाइट पे। व्हेन द बॉब इज एट लोवेस्ट पॉइंट, द बॉक्स इज रिलीज्ड टू फॉल फ्रीली एज सीन फ्रॉम द बॉक्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉब विल, तो बॉब की मोशन के बारे में आपको बताना है भाई, कंटिन्यू इट्स ऑसिलेशन एज बिफोर, टॉप विल गो इन सर्कुलर पाथ, मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन। चलिए तो इसका आंसर आप देख सकते हो क्या है, इट विल acceleration due to gravity acting on the bob of pendulum due to free fall gives the torque to pendulum, the bob goes on a circular path। कैसे होगा देखिए, जस्ट सपोज कि एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, बॉक्स की ये जो सीलिंग है वहां पे हमने एक पेंडुलम रखा है, क्या रखा है, पेंडुलम, और ये यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। फिर हम ये जो बॉक्स जो है उसको उठाते और एच हाइट पे लेके जाते और फिर वहां से इसको फ्री फॉल करा देते, तो इसका जो एक्सिलरेशन है वो क्या हो जाएगा, जी के बराबर। तो जब वो नीचे की ओर जा रहा है तो बॉब कहाँ पे हो, अपने लोवेस्ट पॉइंट पे, द बॉक्स इज रिलीज टू फॉल फ्रीली। तो जब बॉब यहाँ है तो ऑब्वियसली इसके पास वेलोसिटी होगा और वो वी मैक्सिमम होता है जब वो अपनी मेन पोजीशन पे हो। अब यहाँ पे mg डाउनवर्ड लग रहा है और ये जो बॉब है इस पे स्यूडो फोर्स, कौन सा फोर्स, स्यूडो फोर्स, वो कहाँ लगेगा, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन। तो एफ नेट इन अ वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हाँ, एंड ड्यू टू इनर्शिया, ये मोशन में है तो यहाँ पे वो अपनी मोशन कंटिन्यू करेगा, तो इसकी वजह से वो कौन से पाथ पे जाएगा, सर्कुलर पाथ पे। कौन से पाथ पे जाएगा, सर्कुलर पाथ, क्योंकि वर्टिकल में नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो, एंड ड्यू टू इनर्शिया इट विल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो यहाँ आप देख सकते हो विल गो इन अ सर्कुलर पाथ। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप गाइस आर यू क्लियरली अंडरस्टैंड। लेट्स मूव फॉर अ न्यू प्रॉब्लम। Here you can see the data, the displacement of particle in a simple harmonic motion in a one time period। वाह, बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी से बताइए आंसर बच्चा पार्टी। The displacement of particle in a simple harmonic motion, देखो कुछ इस तरह से आपको बोल रहे हैं कि एक पेंडुलम लिया हमने और का डिस्प्लेसमेंट बताना है इन अ वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड कब होता है, जब वो यहाँ से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से रिटर्न,
मीन पोजीशन पे, फिर वापिस एक्सट्रीम और फिर वापिस मीन पोजीशन पे इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे प्लस ए है, मान लीजिए यहाँ पे है माइनस ए। तो हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट की, पार्टिकल जिस पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट करता है और वहां पे रिटर्न आता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चा पार्टी, जल्दी आंसर बताओ। जिस पोजीशन से स्टार्ट किया उसी पे वापस रिटर्न आता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। बहुत अच्छे से हमने स्टडी किया है मैकेनिक्स, अब सब जानते ही हो। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द starting and the end point through a straight line. In one complete oscillation, the net displacement is zero as the particle return to its initial position. हाँ, अगर यही क्वेश्चन में आपको बोला होता कि डिस्टेंस बताओ कितना ट्रैवल करेगा, तो ये ऐसे गया, फिर ये रिटर्न आया यानी 2a, साइड वापिस है और वापिस रिटर्न, तो 2a इस साइड और 2a इस साइड, यानी टोटल 4a। अगर डिस्टेंस बोला होता तो, पाथ लेंथ बोला होता तो भी 4a, बट डिस्प्लेसमेंट बोला इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। Let's move for a next problem. Here you can see, select the correct statement. A simple harmonic motion is necessarily periodic. Simple harmonic motion is necessarily periodic. Second में दिया simple harmonic motion necessarily oscillatory, and oscillatory motion is necessarily periodic. And four, a periodic motion is necessarily oscillatory. देखिए इसका आंसर क्या दिया है, periodic motion need not be necessarily oscillatory. पीरियोडिक मोशन जो है वो नेसेसरी नहीं है कि भाई वो ऑसिलेटरी हो। एग्जाम्पल दिया है, द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है, मून जो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, इट इज पीरियोडिक मोशन, इट इज पीरियोडिक मोशन, बट आप इसको ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोल सकते। एंड ऑल्सो एन ऑसिलेटरी मोशन नीड नॉट बी नेसेसरली पीरियोडिक मोशन, फॉर एग्जाम्पल डैम्प हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरली पीरियोडिक, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरली पीरियोडिक, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। एंड सेकंड, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरली ऑसिलेटरी, यानी कि जो मून रिवॉल्व हो रहा है तो वो पीरियोडिक मोशन है, इसको आप ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन होता है टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन एंड बैक एंड फोर्थ होता है, तो आप इसको सिर्फ पीरियोडिक बोल सकते हो। तो पीरियोडिक मोशन नीड नॉट बी नेसेसरली ऑसिलेटरी, तो पहला ये रहा। फिर दूसरे में आपको बोला है कि भाई ऑसिलेटरी मोशन नीड नॉट बी नेसेसरली पीरियोडिक, तो ऑसिलेटरी मोशन है वो जरूरी नहीं वो पीरियोडिक हो। क्यों? क्योंकि डैम्प हार्मोनिक मोशन में आपने देखा हो कि धीरे धीरे ऑसिलेशन कम होते जाते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड चेंज होता जाता है, तो आप इसको पीरियोडिक नहीं बोल सकते। तो ऑप्शन 1 and 2 are the correct answer for this problem. Let's move for a new problem. Here you can see which of the following quantities are always positive in a simple harmonic motion. कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी है इसके बारे में आपको बताना है। ऑलवेज पॉजिटिव, क्या बोला है? ऑलवेज, वर्ड पे ध्यान दो, ऑलवेज। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़े हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आप जानते हो कि यहाँ पे प्लस है, मान लो ये माइनस है होता है, तो जब बॉब ऐसे जा रहा है तो ये डायरेक्शन को अपने पॉजिटिव मान लेते हैं और ये डायरेक्शन को अपने नेगेटिव मान लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ये डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आप y ले सकते हो पॉजिटिव, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, तो आप इसको भी पॉजिटिव ले सकते हो। हाँ, बट जब वो ऐसे जा रहा है तो फोर्स हमने पढ़ा है नेगेटिव होता है, फोर्स क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। हम जानते हैं कि भाई फोर्स नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, क्योंकि दोनों अपोजिट में होते हैं, यही तो कंडीशन है डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन में बोथ। तो यहाँ आप अगर एफ डॉट ए करोगे तो ये आपको हमेशा, अगर ये दोनों नेगेटिव है तो आपको ये आंसर एफ डॉट ए, ये हमेशा आपको कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो ये आप समझ सकते हो कि भाई एफ डॉट ए आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। कैन सी हियर explanation as the direction of force and acceleration are always same, so f vector f dot vector a is always positive. Let's move for a new problem. Here you can see the figure represent two
harmonic motion, two simple harmonic motion, the parameter which of the differ values in the two motion is। तो आप दोनों मोशन देख सकते हो कि पार्टिकल ए है और बी है। तो ए का जो मोशन है वो ऐसे हो रहा है और बी का मोशन ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो दोनों मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से ए देखो इस साइड जा रहा है अदर एक्सट्रीम की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस साइड जा रहा है, दिस इज प्लस है, दिस इज माइनस है, ये माइनस है, या तो आप इसको माइनस बी ले लो और ये प्लस बी। तो ये इस साइड जा रहा है, तो हमने जैसे पढ़ा था कि 0 π/2, फिर यहाँ फेस पाई होता है, फिर यहाँ 3 π/2 और यहाँ रिटर्न आया तो 2 पाई। अब यहाँ इसके लिए 0 π/2 ये पाई, फिर यहाँ 3 π/2 और ये 2 पाई, ऐसे हो। यहाँ पे देखो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो एम्पलीट्यूड वगैरह तो सेम जैसा ही लग रहा है। ठीक है, सिर्फ फेज का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? फेज। द पैरामीटर विच हैज डिफर वैल्यूज इन द टू मोशन इज, तो क्या आएगा? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ए एंड बी इज जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो फेज डिफरेंस, क्या डिफरेंस रहेगा? फेज। एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी भी सेम रहेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे दोनों के पैरामीटर में? दिस इज द फेज। I hope guys are you clearly understand. Let's move for a new problem. You can see here a wall clock uses a wall clock uses a vertical spring mass system to measure the time. Each time the mass reaches an extreme position, the clock advances by second. The clock gives correct time at the equator. If the clock is taken to the poles, it will. तो एक घड़ी है हमारे पास, इसको अपने कहाँ लेके जाते हैं? इक्वेटर पे यूज कर रहे हैं। कहाँ लेके जाते हैं? इक्वेटर पे। हाँ, और यहाँ स्प्रिंग मास सिस्टम, क्या बोला है? स्प्रिंग मास सिस्टम, यानी कि ऐसी सिस्टम स्प्रिंग। और इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई √m/k। तो यहाँ देखो आप, तो ग्रेविटी का तो कोई रोल ही नहीं है। हमने पढ़ा है कि अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी जो होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आंसर देखो तो क्या लिखा हुआ है? बिकॉज द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है। और अर्थ की सरफेस पे हमने पढ़ा है कि भाई ये अर्थ है, तो यहाँ पे ये इक्वेटर और ये पोल। तो पोल इक्वेटर पे जो ग्रेविटी होती है वो जी, और पोल पे जो होता है जीपी। जीपी इज ग्रेटर देन जी होता है। बट यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है स्प्रिंग मास सिस्टम का, उसमें कहीं पे भी जी नहीं है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन अ जी। तो दैट गिव करेक्ट टाइम, कैसा टाइम देगा वो? स्प्रिंग मास सिस्टम की घड़ी हमने बनाई, वो हम इक्वेटर से पोल पे लेके जाएंगे तो टाइम में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। इट गिव्स करेक्ट टाइम। जो इक्वेटर पे दिखा रहा था वही पोल पे दिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। You can see here a person goes to bed at sharp 10 p.m. every day. Is it an example of periodic motion? If yes, what is the time period? If no, why? तो ये कोई मोशन नहीं है पहली चीज। इट इज नॉट अ मोशन। आप इसको मोशन नहीं बोल सकते क्योंकि वो जो पर्सन है वो 10 बजे के बाद बेड पे सोता है, फिर एवरी हर रोज 10 बजे वो सोने जाता है। तो इसके दौरान वो कोई टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन ऐसी कोई मोशन नहीं कर रहा। तो इट इज नॉट अ मोशन, पहली चीज, ये मोशन है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर इट इज नॉट मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन फर्स्ट द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तब गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कोई होता ही नहीं है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी इज नेवर इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। The average potential energy in any time interval is equal to the average kinetic energy in that time interval. तो ये स्टेटमेंट सही है कि भाई एवरेज एनर्जी निकालो आप ओवर वन टाइम पीरियड, तो
का जो वैल्यू आएगा पोटेंशियल एनर्जी का विच इज इक्वल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन दैट टाइम इंटरवल। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू द एवरेज, यहाँ पे लो टाइम पीरियड ही दे दिया है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो कैसे, तो इसके लिए the average potential energy in one time period is equal to the average kinetic energy in this period। स्टेटमेंट फोर्थ इज करेक्ट। कैसे होता है देखते हैं। तो यहाँ पे आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन इज गिवन, दिस इक्वेशन इज 1/2 k square cos square omega t, and the equation of potential energy it is 1/2 k square sin square omega t, as the average of the cosine and sine function is equal to each other over the total time period of the function, the average potential energy in one time period is equal to the average kinetic energy in this period। Let's see how to prove this। तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। देख सकते हो आपको यहाँ पे फॉर टाइम पीरियड टी, हमें एक टाइम पीरियड टी के लिए हमें प्रूफ करना है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर अ सिंगल साइकिल इज गिवन एज एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ओवर वन साइकिल गिवन एज। तो ये रहा आपके पास दोनों के फॉर्मूलास, आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों में आपको करना क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला है। दिस इज द मेथड 1/t इंटीग्रेशन 0 to t e के dt। तो हमने जो वहां पे पढ़ा फॉर्मूला 1/2 k स्क्वायर, और k होता है m ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू रख दोगे तो m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t dt। इसका इंटीग्रेशन करो, cos स्क्वायर ओमेगा t का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2 ओमेगा t by 2, और आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो cos 2 ओमेगा t का sin 2 ओमेगा t होगा 2 ओमेगा, और यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपको आंसर इसका जो है वो 0 मिलेगा ओवर द वन कंप्लीट साइकिल। और फाइनल आंसर t में यहाँ पे लिमिट रखोगे तो एक t आएगा और t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। सेम ईयर अगर आप ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज निकालते हो वन कंप्लीट साइकिल के ऊपर, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t dt। m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और sin स्क्वायर ओमेगा t का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2 ओमेगा t by 2। सेम ईयर इफ वी इंटीग्रेट दिस cos 2 ओमेगा t इज बिकम sin 2 ओमेगा t, और 2 ओमेगा डिवाइड में लिखा, और आप इसका लिमिट रखोगे यहाँ पे तो आपको आंसर आएगा t, और ये जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपको सेम आंसर मिलेगा जो काइनेटिक एनर्जी का ही मिला। इसलिए आप वन कंप्लीट साइकिल के ऊपर आपको काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी दोनों के आंसर देखो कैसे मिल रहे हैं, सेम। I hope guys are you clearly understand। Let's move for a new problem। Here you can see the data of new problem। A particle moves on the x-axis according to the equation x is equal to x naught sin square omega t। The motion in a simple harmonic motion कर रहा है फर्स्ट with amplitude x naught, with amplitude 2x naught, with amplitude time period 2 pi by omega, with time period pi by omega। Let's see how it is solved। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने आप देख सकते हो यहाँ पे x इज इक्वल टू x नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है इसका फॉर्मूला होता है 1 - cos 2 ओमेगा टी by 2। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है भाई x नॉट by 2 इट इज व्हाट, दिस इज द एम्पलीट्यूड, x नॉट by 2 इट इज व्हाट, दिस इज द एम्पलीट्यूड। और टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे आप देखो कितना दिया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश इज इक्वल टू हमें 2 ओमेगा दिया है, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाई टी। टी को सब्जेक्ट बना लो, 2 कैंसल आउट, देन पाई बाई ओमेगा। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन। हियर यू कैन सी ऑप्शन 4 जो है विच इज करेक्टली मैच विद द आंसर। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉर अ न्यू प्रॉब्लम। Here you can see a particle moves in a circular path with continuously increasing speed। Its motion is, एक पार्टिकल आपको दिया है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो विथ इंक्रीजिंग स्पीड, कैसी स्पीड है, का स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। पीरियोडिक, ऑसिलेटरी, सिंपल हार्मोनिक, नन ऑफ देम। पार्टिकल डज नॉट कंप्लीट वन रोटेशन इन अ फिक्स इंटरवल टाइम, नीदर डज इट ऑसिलेट अराउंड द मीन पोजीशन। तो इसमें से ना तो ये पीरियोडिक मोशन है, ना ऑसिलेटरी है, ना सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग स्पीड।
अगर कांस्टेंट स्पीड से घूमता होता तो हम बोल सकते थे इज पीरियोडिक मोशन, ऐसा मोशन बोल सकते थे हम पीरियोडिक। तो नन ऑफ देम, करेक्ट आंसर क्या आएगा? नन ऑफ देम। लेट्स मूव फॉर न्यू प्रॉब्लम। Here you can see the energy of system in a simple harmonic motion is given by E is equal to 1 by 2 m omega square a square. Which of the following two statement is more appropriate? दोनों में से सब ज्यादा करेक्ट कौन सा है? The energy is increased because the amplitude is increased. Amplitude is increased because the energy is increased. चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट ए इज मोर अप्रोप्रिएट। वाई, क्यों ज्यादा अप्रोप्रिएट है? बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इफ द मास m, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर मेड कांस्टेंट, देन E बिकम proportional to the square of amplitude। E क्या हो जाएगा? इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यानी कि एनर्जी इंक्रीज होगा तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। दिस स्टेटमेंट इज मोर अप्रोप्रिएट एज कंपेयर टू एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज बिकॉज द एनर्जी इज इंक्रीज। E directly proportional to square of amplitude, therefore according to the relation energy increase as the amplitude increase. So statement 1 is more appropriate than statement 2. Let's move for a new problem. Here you can see the distance moved by particle in simple harmonic motion in a one time period। देखो ये वापिस आ गया, डिस्प्लेसमेंट था आगे, डिस्प्लेसमेंट बोला तो 0, डिस्टेंस बोला तो आंसर क्या आएगा? 4 है। आप जानते हो in an oscillation the particle goes from one extreme position to other extreme position that lies on the other side of mean position and then returns back to the initial extreme position। thus total distance moved by the particle is 2a plus 2a यानी 4a। I hope guys are you clearly understand. Let's move for a new problem. For a particle executing simple harmonic motion, the acceleration is proportional to displacement from the mean position। बहुत easy है। Simple harmonic motion, force is directly proportional to displacement। F is equal to ma, then acceleration is equal to minus k by m into x। The acceleration is proportional to displacement from the mean position but in opposite direction। दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट। यहाँ पे आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉर अ न्यू प्रॉब्लम। हियर यू कैन सी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल गिवन r इज इक्वल टू a I cap cos omega t plus j sin omega t। The motion of the particle is simple harmonic on a straight line on a circle with constant acceleration। तो यहाँ पे पार्टिकल जो इसकी पोजीशन x में भी है और y में, इसका प्रोजेक्शन लेना है। तो यहाँ दो पार्टिकल मोशन कर रहे हैं तो लिख सकते हो डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर आर। ए आंसर आएगा। आई थिंक फर्स्ट प्रॉब्लम था इसी के जैसा है, बट देयर इज फेज डिफरेंस बिटवीन 90 डिग्री between x and y component because of which the particle execute circular motion and hence the projection of particle on the diameter execute simple harmonic motion। the projection होगा वो कौन सा मोशन होगा? प्रोजेक्शन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा और दोनों पार्टिकल जो है वो कौन सी मोशन करेगा? सर्कुलर। और दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा? 90 डिग्री। तो हमें पूछा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल बोला है। तो मोशन ऑफ पार्टिकल आप देख सकते हो इस तरह से सर्कुलर, जैसे एक्स में मोशन हो रहा है वैसे ही, ठीक है, पार्टिकल वाई में भी क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा जैसे एक्स में कर रहा है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, देखिए जैसे यहाँ है ऑसिलेट कर रहा है एक्स और वाई में। अगर आप इसका प्रोजेक्शन समझ लो, पार्टिकल इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाँ इसका प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, बट पार्टिकल कौन सी मोशन करेगा? सर्कुलर। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज दिस इज ऑन अ सर्कल। लेट्स मूव फॉर अ न्यू प्रॉब्लम। Which of the following will change the time period as they are taken to moon? कौन चीज है इसमें से? सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, टॉर्जनल पेंडुलम एंड स्प्रिंग मास सिस्टम। जिसको अगर आप मून पे लेके जाओगे तो इसका टाइम पीरियड इफेक्ट होगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई सिंपल पेंडुलम है, इसका फॉर्मूला जो आता है t इज 2π/L/g विच इज डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। देन फिजिकल पेंडुलम है, इसका भी टाइम पीरियड जो होता है वो भी I/√mgd दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। टॉर्जनल पेंडुलम, स्प्रिंग मास सिस्टम, इसका जो टाइम फॉर्मूला है टाइम पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है, लिख सकते हो t इज इक्वल टू 2π√L/g
फिजिकल पेंडुलम का आप लिख सकते हो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी डी। टॉर्सनल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई टी, और स्प्रिंग मास सिस्टम का होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इसका फॉर्मूला है चारों का। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि दो जो टाइम पीरियड है विच इज डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, आप लिख सकते हो as the time period of simple pendulum and physical pendulum depends on the acceleration due to gravity. The time period of this pendulum changes when they are taken to the moon. Let's move for a new problem. A spring mass system oscillates with frequency f if it is taken in an elevator slowly accelerating upward, the frequency will be. अगर ये अपवर्ड जा रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे बोला है स्प्रिंग मास सिस्टम, तो आप देख सकते हो स्प्रिंग मास सिस्टम का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। तो इस पे एक्सेलरेशन की कोई इफेक्ट नहीं होती है क्योंकि फॉर्मूला में ही नहीं है, तो नो चेंज यानी कि रिमेन सेम आंसर आएगा। देख सकते हो आप, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/2 pi under root k by m of the system is independent of the acceleration of the system. So we can say the frequency remain unchanged. Let's move for a new problem. A spring mass system oscillate in a car if the car accelerate on a horizontal road. Thus frequency of oscillation is what? The same here. इसका भी आंसर है the frequency of the system is independent of the acceleration of the system. तो स्प्रिंग मास सिस्टम का जो फॉर्मूला है उसमें कहीं पे भी ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन का रोल नहीं है, तो आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सेम ईयर यहाँ पे भी आंसर आएगा रिमेन सेम। इसी के साथ हमारा आज का ये पहला क्लास कंप्लीट हुआ। आई होप गाइस आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल हो रहे तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियो।